वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज आपने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो आज इस वीडियो में कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक देख लेते हैं और यहाँ पर आज से ही शुरू कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ ये है सबसे पहला आपका टॉपिक है आज। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका विकृति। तो स्ट्रेन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, बाकी हम इसको अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आपके सामने लिख रही है। ठीक है, तो वो क्या डेफिनेशन है? वो है कि बाह्य बलों को, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसके प्रभाव, ठीक है, उसके प्रभाव में पिंडों का विरूपण होता है। किसका? पिंडों का। जो आपका पिंड होगा, जो आपका पार्ट्स होगा, उसका डिफॉर्मेशन या विरूपण होता है, या उसके आकार में जो भी उसका साइज होगा उसमें परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की माप को ही हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल एल अपॉन एल। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझाऊं कि जैसे कि कोई भी आपकी कोई मटेरियल्स है, ठीक है, इस तरीके का कोई मटेरियल्स है, जब आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक यहाँ से लगाओगे, एक यहाँ से लगाओगे, तो उसकी लंबाई है, सपोज मानो आपकी लंबाई ये एल है, पहले ओरिजिनल है। जब आप इन पर फोर्स लगाओगे तो उसकी बिमा या साइज में परिवर्तन होगा। मतलब यहाँ पर लंबाई कुछ और है और यहाँ पर बल लगाने के बाद लंबाई कुछ और होगी, तो उसको ही हम विकृति कहते हैं। जैसे कि हम बोले यहाँ पर परिवर्तन, जो उसमें परिवर्तन हुआ है उसको अपॉन, और जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको ही हम विकृति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसका दूसरा आप रूप कह सकते हो कि ओरिजिनल लेंथ के अनुपात को, और सॉरी, कि परिवर्तन हुए जो पिंड के में हुआ जो परिवर्तन और उसके जो पहले परिवर्तन था उसके अनुपात को भी हम क्या कहते हैं? विकृति कह सकते हैं शॉर्ट में। और इसके अब देख लेते हैं, यहाँ पर 3 टाइप हैं, तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है इसका लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो आपका अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो क्या होती है। और नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बारी बारी से इनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज है ये वाला, तो यहाँ पर आते हैं, सॉरी, न्यू पेज लेते हैं एक, और वहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि ये है पहला पेज हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, पहली थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, पहला क्या था? लॉन्गिट्यूडनल। ओके, यहाँ पर लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये आपकी पहला टाइप है विकृति का। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि आपके सामने कोई एक मटेरियल्स है, सॉरी, एक मटेरियल्स का एक पार्ट्स है, आपने इधर बल लगाया और एक इधर बल लगाया। इसकी लंबाई पहले थी यहाँ पर एल। ठीक है, इसकी पहली लंबाई थी एल। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके का एक, हम इसको 3D रूप में बना लेते हैं। ठीक है, 3D रूप में। ओके, यहाँ पर जब आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक, तो यहाँ पर 3D रूप में बनाता हूँ मैं। यहाँ पर इस तरीके से हम 3D में एक कोई पार्ट्स लेते हैं। ये आपका 3D हो गया। आपने इधर एक बल लगाया, एक बल आपने इधर लगाया। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से जब आप बल लगाओगे तो ये थोड़ा खिंचाव होगा, मतलब यहाँ से इस तरीके से ये खिंचाव होगा, यहाँ पर इस तरीके से पहुँचेगा। ठीक है, इनकी जो लंबाई है हम इनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ पोजीशन में यहाँ पर पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉटेड में मैं आपको दर्शा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप इसमें फोर्स अप्लाई करोगे। तो इसमें एक छड़ होती है जिसकी लंबाई हमने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एल मानी। ठीक है, और इसमें जो चेंजेस हुआ इसको हम डेल एल अपॉन एल मानेंगे। ठीक है, डेल है ये, डेल एल अपॉन एल मानेंगे। ठीक, जो इसमें चेंजेस हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी लंबाई थी वो पहले थी एल, तो उसमें बढ़कर क्या होगी? एल प्लस डेल एल। ठीक है, जो आपके पार्ट्स की लंबाई बढ़कर क्या होगी? एल प्लस डेल एल हो जाती है इसमें, किसमें? अनुदैर्ध्य विकृति में। समझ में आया? इसका भी फॉर्मूला सेम यही रहता है, सॉरी, ई बराबर डेल एल अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ही। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टाइप बनता है
ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, वो बनता है आपका कर्तन या कोणीय विकृति। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन को देख लेते हैं एक नया पेज लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं घेरता हूँ शियर स्ट्रेन, लिखता हूँ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेन यहाँ मैंने लिख दी है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं एक 3D में एक वो लेता हूँ, ठीक है, एक पार्ट्स, इस तरीके से आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, यहाँ पर इस तरीके से मैंने बना लिया। इसके इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है और इसी तरीके से आपको एग्जामिनर को समझाना है, मतलब कॉपी में अच्छे से लिखना है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इतना? तो यहाँ पर एक आपके सामने एक डायग्राम बन चुका है। जो डायग्राम है उसमें हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी मान लेते हैं। या आप इसको काटो, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी और यहाँ पर इसको सी और इसको डी। ठीक है, इसको डी मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो आपका एल माना, ठीक है, एल। ओके, एल पॉइंट हो गया ये आप क्या हो गया एन पॉइंट। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? और ये आपका हो गया पी पॉइंट, ये हमने माना है पी पॉइंट पी हो गया। ये आपका पॉइंट हमने मान लिया डी। ठीक है, ये आपका पॉइंट डी है। शुरू से आपने इधर की ओर बल लगाया, ठीक है, ये एफ बल लगाया इधर की ओर, और आपने एक बल इधर की ओर लगाया एफ बल। ठीक है, एफ बल, तो ये आपने पॉइंट एक रह गया, इसको हमने एम माना। ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका पॉइंट आपने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं उनको हम मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने एक भुजा मानी ABCD, आपके सामने एक ग्राफ है जिसकी भुजा आपने एक L ली। ठीक है, इनकी जो बारी बारी से जो भुजाएं हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इनको आपने L माना। नीचे तल में एक आपने F फोर्स लगाया, एक ऊपरी तल, ये आपका ऊपरी तल और ये नीचे तल, इसमें आपको फिक्स करना है इसको, और इसके F बल लगा दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसमें बल लगाओगे तो एक नई आकृति आपको मिलेगी। वो आकृति यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करूँ, देखो ये तो फिक्स हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर आपने बल लगाया इस तरीके से एफ, ठीक है, ये वाला एफ हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। तो ये जब आप इसमें बल लगाओगे तो किस तरीके की आकृति आपको मिलेगी, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की होगी। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके की ये आपका पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट ये होगा। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा, कोई भी पॉइंट होगा सामने से, ठीक है, फ्रंट से। तो जब आप इसमें बल लगाओगे तो इस तरीके का चेंजेस होगा, मतलब उसके कोण में भी परिवर्तन होगा। हम इसको फाई से प्रदर्शित कर लेते हैं, फाई या थीटा से। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो यहाँ पर खिंचाव होगा, किधर की ओर होगा खिंचाव, यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जब आप इधर वाला, क्योंकि ये तो आपका इधर की ओर होगा, तो यहाँ पर नीचे से हमने बंद कर लिया, मतलब ये इसको फिक्स कर लिया, ये आपका हो गया फिक्स। और यहाँ पर जब फिक्स होगा ये एज इट इज़ रहेगा। जब हम इधर की ओर बल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बल इधर की ओर लगा तो यहाँ पर ये खिंचाव होगा इधर की ओर। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ये डॉटेड है। ठीक है, डॉटेड। ओके, यहाँ पर दूसरी पेन लेकर मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको, ये वाले। ठीक है, इतना समझ में आया? ये आपका जो पॉइंट होगा, ये था पहले ए, तो यहाँ पर ये आपको प्राप्त होगा ए डैश। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट था बी, ये वाला पॉइंट बी था, तो बी पॉइंट से यहाँ पर मिलेगा बी डैश। ठीक है, इस तरीके से आपको एक तरीके से यहाँ पर चेंजेस मिलेगा। तो ये जो बल लग रहा है वो शियर स्ट्रेन होगा, मतलब कर्तन बल लगा तो उसमें क्या चेंजेस हुआ। तो ये फिगर ए आपका हो गया, मतलब आपने ओरिजिनल यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम लिया और जब आपने बल लगाया मतलब शियर स्ट्रेन लगाया। ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा, इस तरीके से आपको समझाना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको मतलब इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कर्तन विकृति का ES। ठीक है, ES मतलब S से क्या है, स्ट्रेन। समझ में आ रहा है ना? ES बराबर क्या होगा, B और B डैश। ठीक है, और अपॉन BC। समझ में आया? B डैश अपॉन BC, या आप इसको दूसरी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं A डैश। ठीक है, A डैश अपॉन AD, और बराबर क्या होगा, tan फाई। ठीक है, tan थीटा। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ आपको कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, या तो ये इसके बराबर होगा,
ये इस तरीके से यहाँ पर कोण क्या बन रहा था, यहाँ पर भी कोण थीटा बन रहा था। समझ में आया। बी बी डैश अपॉन बी सी, बी सी क्या होगी, ये वाली बी और सी ये आपकी लेंथ इसके बराबर होगी, और जो उसका कोण होगा, यदि आपसे कोण निकलवाता है वो, तो आप tan थीटा मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से यदि इस वाले फिगर में नहीं मानता है, वो कुछ और चीज़ पूछना चाह रहा है, तो आप इस फिगर को ले सकते हो ए डैश। ठीक है, और यहाँ पर बराबर क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा ए डी, क्योंकि ये ही आपकी एक लेंथ है। ये आपको नीचे लेंथ लेनी है, दोनों की लेंथ अलग अलग लेनी है यदि अलग अलग पूछता है किसी भी फिगर में। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर इतना। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझने के लिए मैं आपको एक सामने फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से मैं आपके सामने एक फिगर तैयार कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको नीचे खींचें और इसको फिर नीचे खींचें, फिर इसको इस तरीके से मिलाएं। ओके, तो इसके बाद इसको आगे बढ़ाएं, इसके बाद इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएं। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको डैश 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 कर कर यहाँ पर इसको इस तरीके से मिलाएं, इसको इस तरीके से मिला लें, तो ये डैश हो गया। ये इस तरीके से आपके सामने एक फिगर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक रिएक्शन यहाँ पर ये लगाना है आर। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ ऊपर की तरफ लगाया, एक यहाँ की तरफ इस तरफ लगाया। ठीक है, इस तरफ फिर इस तरफ लगाया। ओके, इसको हम पॉइंट क्यू और क्यू, क्योंकि इधर और इधर बराबर लगेंगे तो क्यू क्यू हम प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब ठीक है शो कर सकते हैं, और इधर भी हम बराबर तरीके से शो करेंगे। इसको भी हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बल हमने इस तरीके से यहाँ लगाया, यहाँ पर बल लगाया, क्या लगाया, पी फोर्स या एफ फोर्स। ठीक है, एक यहाँ पर जब हम ये लगाएंगे तो एक हमने पी फोर्स यहाँ पर इस तरीके से ये लगा दिया, ऊपर और नीचे इस तरीके से लगाया हमने। ठीक है, समझ में आया। तो चित्र में आपको एक ठोस अवयव दिख रहा है या अवयव पार्ट्स दिख रहा है। इन पर क्या है, सभी दिशाओं में कुछ बल लगाया गया है, सभी दिशाएं में, एक इस दिशा में, एक इस वाली दिशा में, एक इस वाली दिशा में, और एक इस वाली दिशा में सभी बल लगाए गए हैं। तो उसके आयतन में ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसके वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में कुछ परिवर्तन हो जाएगा जब हम इन फोर्सेस को लगाएंगे, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, इनके वॉल्यूम में क्या होगा, चेंजेस होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं डेल वी से कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला आपको निकल कर आएगा। वो क्या आएगा, वो होगा आयतन में परिवर्तन। यहाँ पर लिखना है कि आयतन में परिवर्तन मतलब चेंज। ठीक है, चेंज। ओके, अपॉन आयतन में चेंज अपॉन प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक वॉल्यूम। ठीक है, प्रारंभिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपके 3 टाइप थे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर चलते हैं नीचे। ये वाला टॉपिक है आपका अब सुरक्षा गुणांक। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये क्या होता है। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अब हम इस वाले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। बाकी टॉपिक आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। आज के लिए बस ये वाला टॉपिक ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सुरक्षा गुणांक क्या है। सुरक्षा गुणांक अवयव द्वारा सहन किए गए अधिकतम भार एवं अनुज्ञेय भार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सुरक्षा गुणांक कहते हैं। ये जो आपका होता है अधिकतम भार, मतलब ये क्या होता है, और अनुज्ञेय भार क्या होता है, ये होता है अल्टीमेट। ठीक है, अधिकतम भार मैक्सिमम लोड जब लगे, जब, और एक परमिसेबल बल हो जो हमारी अनुमति पर लोड लगे, उनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इससे अक्सर न्यूमेरिकल्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी बन सकता है। यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, और इन फॉर्मूले का यूज बड़े बड़े आंकिक प्रश्नों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रभावित करने वाले कारक। ये निम्न प्रकार के प्रभावित करने वाले किसके, सुरक्षा गुणांक के। पहला प्रभावित क्या कर सकता है, मतलब क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट गिर सकता है सुरक्षा गुणांक को, किससे प्रभावित हो सकता है सुरक्षा गुणांक। लगाए गए भार की प्रकृति, ठीक है, किस तरीके की है,
नेचर किस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो उससे भी वो क्या हो सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स के असफल होने की दशाएं, कि पार्ट्स की किस जो असफल हो रहा है उसकी दशाएं क्या है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स के असफल होने वाली हानियां, असफल होने से होने वाली हानियां, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पार्ट्स के डिजाइन में, ठीक है, पार्ट्स के डिजाइन में मानी गई मान्यताएं। और नेक्स्ट है पार्ट्स का निर्माण करते समय उत्पन्न प्रतिबलों, ठीक है, उत्पन्न प्रतिबलों की मान व प्रकृति किस तरीके की है, वो भी इफेक्ट गिर सकती है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिबलों का सांद्रण, स्ट्रेस जो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, मतलब प्रतिबलों का सांद्रण क्या होता है। तो आकार में हुए अचानक परिवर्तन के कारण प्रतिबलों के वितरण में होने वाली असमानता को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबलों का सांद्रण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, सो गाइस यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है। देखो कोई भी पार्ट्स है उसके आकार में हुए अचानक मतलब एक संग से परिवर्तन होने के कारण जो भी उसके प्रतिबल होते हैं, और जो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रतिबल करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरण में जो भी चीज़ करता है उसमें थोड़ी सी क्या होती है, असमानता को ही, जो भी असमानता आपको मिलेंगी, जो असमानता आपको दिखेंगी, उनके प्रतिबल को ही क्या कहते हैं, हम प्रतिबलों का सांद्रण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आपका एक पार्ट्स है। तो इस तरीके से जब आपका प्रतिबल यहाँ से इस तरीके से चला, सीधा चल रहा है मतलब, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, अचानक क्या हुआ, वो इस तरीके से, ठीक है, बट गया। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबलों का सांद्रण कहते हैं। ये समस्या अक्सर आपको विभिन्न पार्ट्स में देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका होल्स हो गया, ठीक है, चाबी हो गई, नॉच हो गई, खरोंच हो गई, और आदि में यह समस्या देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इसको ही हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें भी टाइप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाले, तो प्रतिबलों के सांद्रण को कम करने की कुछ विधियां हैं, इनको देखते हैं। पहली विधि क्या है, प्रतिबल प्रवाह रेखाओं को उचित डिजाइनर द्वारा एकत्र ना होने देकर, ठीक है, मतलब कि प्रतिबल की जो रेखाएं हैं उनको डिजाइनर द्वारा हमें एक नहीं होना, मतलब डिजाइनर के लिए वो कह रहा है कि डिजाइनर का काम क्या होता है, वो उन रेखाओं को एकत्र ना होने दे, ठीक है, एकत्र ना होने दे। इस प्रभाव को कम करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इस प्रभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबल प्रवाह रेखाओं के बीच की दूरी जहां तक संभव हो वहां तक बनाए रखी जानी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर फिगर 1 आपको दिख रहा है और एक फिगर 2 दिख रहा है। फिगर ए में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से रेखाएं इस तरीके से मतलब मुड़ रही हैं, इस तरीके से बारी बारी से इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये चली सीधी, फिर यहाँ मुड़ेंगे तो इस तरीके से मुड़ेंगे, ना कि इस तरीके से गोलाई टाइप में ना मुड़े। तो इस तरीके से मुड़ रही है, कोई इफेक्ट नहीं है, इस तरीके से नहीं मुड़नी चाहिए। तो इनको हमको इस तरीके से नहीं मुड़ने देना है। बाकी हमको क्या करना है कि इस तरीके से हमको देखना है। समझ में आया। नेक्स्ट वाली विधि देखते हैं, ठीक है, ये वाली विधि है आपकी इसको कम करने की, कि नॉच को बनाकर, ठीक है, किसी भी पार्ट्स की नॉच हमें बनाकर रखनी है, ठीक है, बैलेंसिंग बनाना है नॉच को बनाकर। प्रैक्टिकल रूप से बड़ी त्रिज्या वाले फ्लैट का प्रयोग उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में नॉच काटकर प्रतिबल रेखाओं का यथासंभव नज़दीक बनाए रखा जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है। देखो फिगर ए है, यहाँ पर फिगर ए आपको दिख रहा है, फिगर बी आपको दिख रहा है और फिगर सी आपको दिख रहा है। फिगर ए में क्या है, ये थोड़ा सा ख़राब है, ये उससे बेटर है, ये सबसे ही बेटर है, ठीक है। तो तीनों डायग्राम को मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपने एक शाफ्ट ली, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रतिबलों का, ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा ख़राब है। ओके, यहाँ पर हमने नॉच नहीं बनाई है, मतलब यहाँ पर जो प्रतिबलों का सांद्रण है वो एकदम सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा प्रतिबलों का सांद्रण।
तो यहाँ पर हमने क्या नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या काम किया, आपने यदि आपके पास इस तरीके का डायग्राम है या इस तरीके का पार्ट्स है, उसमें आपको सांद्रण की कमी करनी है, मतलब सांद्रण कम करना है आपको, ठीक है, प्रतिबल का सांद्रण कम करना है, तो आपको क्या काम करना होगा, उसमें नॉच बना देनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों ओर नॉच बना दी है, तो ये आपका अच्छा हो गया। तो ये कहीं हद तक बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कुछ और बेटर करना है, तो कुछ और बेटर करना है तो इधर की ओर हमने यहाँ पर क्या करी, नॉच बना दी। इनको क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं इस तरीके से। तो ये बस ये चीज़ है, इनको कम करने की दो विधि हैं, ठीक है। पहला डिजाइनर काम कर सकता है और दूसरा हम डिजाइनर का काम होता है नॉच को बनाकर सांद्रण की कमी को कम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी, सॉरी ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फटीग तथा सहन सीमा क्या होती है। फटीग तथा सहन सीमा क्या होती है, बार बार प्रतिबलों के लगने या उनकी प्रकृति होते रहने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में आई कमी को ही हम फटीग कहते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि एंडोरेंस लिमिट क्या होती है। एक मानक नमूने के लिए पूर्ण परिवर्तनीय नमन प्रतिबलों का वह अधिकतम मान जो नमूना बिना असफल हुए अनंत चक्रों की संख्या, जो मैक्सिमम चक्रों की संख्या होती है 10⁷ चक्र होते हैं, पर सहन कर सकता है, सहन सीमा कहलाती है। इसको रो ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो इस वाले टॉपिक को मैं अभी आपका क्लियर नहीं कराऊंगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इनको लिख सकते हैं, डेफिनेशन यही सेम रहेंगी, इसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी तक उन्हें पता नहीं है कि आपकी मशीन डिज़ाइन की जो रेगुलर क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पूरा मैं बैच आपका कराऊंगा, ये जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, और यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।